नमस्कार दोस्तों, यह एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक है ज्योग्राफी की। तो चलिए, सरकारी बुक है, ऑथेंटिक बुक है, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। लगने को तो ऐसा लगता है कि भाई पाठ में कुछ नहीं है, लेकिन अगर जो क्वेश्चन बनाएगा ना वो शानदार बनाएगा। कथन कारण वाले समझ पर आधारित या पर सम्मिलित कीजिए तो मामला गोल हो जाएगा। तो इसमें जो है वो अच्छी तरह से याद होना चाहिए हर एक लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी बदलती पृथ्वी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो। हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। वृत्तीय वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें वही जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स। जरूरी नहीं है कि ये हिंदी दे सकता है, वो एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स आराम से है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें वही जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न कोई दिक्कत। अंतर्जनिक बल या फिर एंडोजेनिक फोर्स, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें वही जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। क्या आप जानते हैं, एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उड़ती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। अच्छा, ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है और पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इस प्रकार गति करता है। पृथ्वी की गतियाँ। अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल। ये तो अंतर्जनित है ना, अंदर वाली बात है, ये बाहर वाली बात है। आकस्मिक बल है ना, पटल विरूपण बल। भूकंप है ना, आकस्मिक बल में ये भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। और पटल विरूपण मतलब और पर्वत निर्माणकारी बल। इसके बाद में बहिर्जनित बल, अपरदन और निक्षेपण, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पूछ सकता है, बताइए निम्नलिखित में कौन सा बहिर्जनित बल है। भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, पवन। बन गया क्वेश्चन शानदार। पवन। अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, आकस्मिक बल है ना, और एक है पटल विरूपण बल, पर्वत निर्माणकारी बल। जब आकस्मिक बल भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन
और इधर है बहिर्जनित बल, अपर्दन और निक्षेपण, नदी बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद। आगे चलते हैं। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। है भाई। एक ज्वालामुखी, ये मेंटल है, मेटल, ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद में ये काला काला क्या है, लावा, ये रेड वाला लावा है। निकास वेंट, क्रेटर, गैस व राख। मेग्मा कोस्ट, ये मेग्मा कोस्ट है ना, ये मेग्मा कोस्ट है। और ये मेटल है, मेटल, मेंटल, प्रॉपर्टी, मेटल नीचे नीचे है, प्रॉपर्टी ऊपर है। इसके बाद में ये है जो निकास वेट है, लावा, और क्रेटर, गैस व राख। एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपनी से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी से कंपन उत्पन्न होने लगता है। क्या आप जानते हैं भूकंप की तरंगें 3 प्रकार की होती है? पी तरंगें अथवा अनुदैर्घ्य तरंगें, एस तरंगें अथवा अनुप्रस्थ तरंगें, एल तरंगें तथा पृष्ठीय तरंगें। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें। भूकंपीय तरंग कितने प्रकार की होती है? 3। एक तो पी है, एक एस है, एक एल है। पी एस एल। पी तरंग है, एस तरंग है। पी तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य। और एस अनुप्रस्थ, एल पृष्ठीय तरंग है। पृष्ठीय तरंग है। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। पी तरंग है अथवा अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य है ना, पी तरंग है। एस तरंग है अथवा अनुप्रस्थ। पी तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? अनुदैर्घ्य, 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 अनुदैर्घ्य है ना। एस अनुप्रस्थ, एल पृष्ठीय तरंग है। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। वो बात तो सही है लेकिन याद होना चाहिए। पी तरंग, पी तरंगों को बोलते हैं अनुदैर्घ्य। एस अनु, देख एस है, एस एस अनुप्रस्थ में भी एस है, अनुप्रस्थ है, से आ रहा है। एस अनुप्रस्थ, पी अनुदैर्घ्य, एस अनुप्रस्थ, एल पृष्ठीय। ये ज्वालामुखी है भाई। ज्वालामुखी भूपट्टी पर खुला एक ऐसा क्षेत्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। मेग्मा कोस्ट, ये है मेग्मा कोस्ट। मेटल प्रॉपर्टी, लावा, ये निकास है, वेंट है ना, ये क्रेटर है, गैस एवं राख।
एंडो अंत है, एक्सपो है प्लस जेनिक उत्पत्ति, एंडोजेनिक एक्सपोजेनिक। स्थलीय मंडलीय प्लेट, भूपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागरीय सतहें टिकी हैं। आगे चलते हैं। उद्गम केंद्र, एक भूकंप की उत्पत्ति। उद्गम, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। क्वेश्चन आया था, अधिकेंद्र कैसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है। उद्गम केंद्र है ना, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र यह है वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। जब भूकंप उत्पन्न होता है जैसे कि यहाँ, तो यह क्या है? उद्गम केंद्र है। अधिकेंद्र अलग है। प्लेट सीमा, भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है, बाहर की ओर निकलती है। ये पूछा था अधिकेंद्र। एक भूकंप की उत्पत्ति है ना, पी तरंग है अनुदैर्घ्य, एस अनुप्रस्थ, एल पृष्ठीय। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो उसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों का धरातल पर आना। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश, सब तहस नहस हो गया भाई। यार बिल्डिंग खड़ी है यार ये, और ये छोटे घर टूट गए, ये इस वजह से टूट गए। ये जो बिल्डिंग बनाई है ना, ये भूकंप के अनुसार बनाई है, इस वजह से खड़ी है, और ये घर नॉर्मल तरीके से बनाए हैं। भुज में भूकंप के झटके, 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। भुज में भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर है ना 6.1, 26 जनवरी मना रहे थे भाई, 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित, स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका की। भुज में निराशाजनक राहत, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक। भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं सिंचाई लाइनें सभी अवरोधित हो गए। शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। कब आया था? 26 जनवरी 2001 को। कितनी तीव्रता का? 6.9। 7 का तब से सबसे ज़्यादा रहता है, लेकिन 6.9 भी कम नहीं है भाई। और ये क्या है कि अपने जो मकान है, बिल्डिंग है, वो भूकंप के अनुसार नहीं बनाए जाते, इस वजह से ज़्यादा जन धन की हानि होती है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। किस पे मापी जाती है?
रिक्टर स्केल पर। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। 2.0। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। ठीक है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली है। जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। यानी सबसे खतरनाक होता है 7 वाला या 7 से ऊपर। उससे कम होती है उसका प्रभाव। भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। ठीक। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है ना। 2, 5 और 6। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। भूकंप लेखी है, भूकंप लेखी। इस पे लिखता है, इस पे। ठीक है ना, भूकंप लेखी। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया। भूकंप एक वस्तुतः अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमशः श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण व तस्वीर फ्रेम से। भूकंप से बचाव की तैयारी। सुरक्षित स्थान क्या है। रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से। पहले से तैयार है। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों की जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। मुख्य स्थलाकृतियाँ आ रही है अब। अपक्षय एवं अप्रदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। दृश्य भूमि पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। मुख्य स्थलाकृतियाँ। देख क्या वर्ड का प्रयोग किया है। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि यानी कि जिसको अपन देख सकते हैं लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम यानी बर्फ जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण
करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का प्रदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। कठोर शैल, जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। मृदु शैल एक जलप्रपात। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए विसर्प किसे कहते हैं। वह मोड़दार मार्गों पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं नीचेपन शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे के निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। दोबारा देखते हैं मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपचय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपचय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। जलप्रपात पढ़ लिया है अपन ने, है ना, यहाँ थे। जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मार्गों को जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं नीचेपन शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे, है ना भाई, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं नीचेपन शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। आया समझ में? फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ वाड़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। वाड़कृत मैदान नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। देखें, यह है वाड़ का मैदान, ऐसे ये नदी घूम रही है, ये तटबंध है। फिर यह है चाप झील और यह है विसर्प, ठीक है, विसर्प। बाढ़ग्रस्त मैदान नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ।
क्वेश्चन आ चुका है, विसर्प किसे कहते हैं? विसर्प बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और नीचेपन शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। चाप झील है। मोड़ को तो विसर्प बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग ही हो जाते हैं ना, उसे बोलते हैं चाप झील। बाढ़ग्रस्त मैदान नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। यह है नियाग्रा जलप्रपात। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में है भाई। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। एंजल दक्षिण अमेरिका के है ना, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का, यानी कि दक्षिण अमेरिका में है वेनेजुएला, वेनेजुएला के अंदर है एंजल जलप्रपात। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। एक मिनट। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। एंजल। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में, अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात, ठीक है ना, एंजल परी, एंजल जलप्रपात। अन्य जलप्रपात है ना, ये तो है बात किसकी, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा है ना। अब है उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया अफ्रीका में। और नियाग्रा उत्तरी अमेरिका में, नियाग्रा उत्तरी अमेरिका में है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है नियाग्रा। और एंजल है दक्षिण अमेरिका के। और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात। जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है ना, ये पढ़ चुके हैं अपन, विसर्प क्या है, तटबंध विसर्प है ना, चाप झील अलग हो जाती है वो है। नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह को डेल्टा का निर्माण होता है। ये है डेल्टा भाई, है ना। जैसे कि ये नदी है तो अभी ये डेल्टा का निर्माण करती है ना, अंतिम समय में। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढें जो डेल्टा का निर्माण करती है। समुद्री तरंग के कार्य, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब और स्टेक। समुद्री गुफा है ना, तटीय मेहराब, स्टेक। समुद्री तरंग के कार्य, समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा
कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। समुद्री गुफा किन्हें कहते हैं? समुद्री तरंग के अपरदन एवं नीचे पर तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसे इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। हिमनद। ये शायद पानी है ना? ये तो बर्फ़ है, लेकिन ये शायद पानी है, कुछ बहता बहता, जो इसके पास में ये पेड़ हुआ है। हिमनद के कार्य। समुद्र भृगु किसे कहते हैं? समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ठीक है। इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। मेहराब, तटीय मेहराब। समुद्री गुफा, तटीय मेहराब। और दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। स्टैक। समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का प्रदान करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से इन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे कि छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य। क्या आपने रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन, अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। पवन। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्य से छत्रक शैल कहते हैं। छत्रक। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को, इसलिए ऐसी शैल के आधार
इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। दोबारा से पढ़ते हैं भाई, सुन मेरी बात। छत्रक सेल किसे कहते हैं? रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। ठीक है ना, जैसे कि ये कोई चट्टान है तो ऊपरी भाग के बजाय निचले भाग आसानी से काटती है। इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। बालू टिब्बा। यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। बालू टिब्बा। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। विस्तृत क्षेत्र में चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। बालू टिब्बे। बालू टिब्बे। लोएस आ सकता है क्वेश्चन, लोएस किसे कहते हैं? जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। विस्तृत। और बालू टिब्बा, जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत कर छोटी पहाड़ी बनाती है। इसको बालू टिब्बा कहते हैं। और छत्रक सेल, छत्रक आकार के सेल देखते हैं जिन्हें सामान्य छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से इसलिए इसे ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन के कार्य। अभ्यास। प्लेटें क्यों घूमती है? बहिर्जनिक एवं अंतर्जनित बल क्या है? अपरदन क्या है? बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? बालू टिब्बा क्या है? समुद्री पुलिन। समुद्री पुलिन। समुद्री पुलिन ये क्या है भाई? समुद्री पुलिन। समुद्री पुलिन। यहाँ से क्वेश्चन आएगा 101%। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। उद्गम केंद्र यह है, उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम यानी कि ये तो उद्गम केंद्र है, लेकिन ये निकटतम केंद्र है ना, निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। अधिकेंद्र। स्थलमंडलीय प्लेट, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक है ना, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र। पी तरंगें अनुदैर्घ्य, एस तरंगें अनुप्रस्थ, एल तरंगें पृष्ठीय तरंगें।
भूकंप से बचाव की तैयारी। मुख्य स्थलाकृतियाँ। विसर्प, चाप झील, वितरिका कहा जाता है। डेल्टा, समुद्री तरंग, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक। ये एरिया ना समुद्र पुलिन का निर्माण करते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंग के किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। समुद्री तरंग किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलास में मिट्टी और पत्थरों का प्रदित कर देती है। गुलास में मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का प्रदान करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और भी सुंदर जल। अपन क्या पढ़ रहे हैं? हिमनद हिमोड़ किसे कहते हैं? पवन के कार्य। लोएस, क्वेश्चन तो आएगा यहाँ से। प्लेटें क्यों घूमती है? बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है? अपरदन क्या है? बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण कैसे होता है? बालू टिब्बा क्या है? समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? चाप झील क्या है? इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? समुद्री गुफा, किनारा, सैल, हिमनद की नीचेपन सैल होना चाहिए वही इसमें। हिमनद की नीचेपन विशेषता है। हिमनद की नीचेपन विशेषता है बाढ़ग्रस्त मैदान, पुलिन या हिमोड़। जब हिमनद की नीचेपन विशेषता है इसमें आएगा क्या? हिमोड़। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी। छत्रक शैलें पाई जाती है। छत्रक शैलें। रेगिस्तान में। चाप झील कहाँ पाई जाती है? नदी घाटी। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। इससे पहले इनको देख ही लेते हैं सही अच्छी तरह से कि कौन सा क्या है, कौन क्या बना रहा है। गहरे वाले है ना। पवन के कार्य। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख। रेगिस्तान में ये पूछा था ना उसने, छत्रक सेल कहाँ बनती है। रेगिस्तान में आप छत्रक
के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। बालू टिब्बा कहते हैं। बालू टिब्बा। जब बालू कण महीने में हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। हिमनद के कार्य। हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास में मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलास में मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का प्रदान करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। समुद्र प्रभु। समुद्री गुफा, तटीय मेहराब। तटीय मेहराब। स्टैक। समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। जब समुद्र भृगु, स्टैक, तटीय मेहराब, समुद्री गुफा। समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण। अवसाद जमा कर। जब कितनी आकृतियाँ हो गई इसमें? एक है समुद्री पुलिन, समुद्र भृगु, दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक, केवल छत ही बची है जिसे तटीय मेहराब। समय के साथ ही बड़ी और चौड़ी हो जाती है, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। डेल्टा, कोई दिक्कत नहीं। बेतरिका, तटबंध, बाढ़कृत, विसर्प। विसर्प कहते हैं मोड़ों को। नियाग्रा जलप्रपात। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। एंजेल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। एंजेल जलप्रपात कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का। और उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। पी तरंग है, एस तरंग है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं अब। प्लेटें क्यों घूमती है? बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है? अपरदन क्या है? बाढ़कृत मैदान निर्माण कैसे होता है? बालू टिब्बा क्या है? समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? चाप झील क्या है? इनमें से कौन सी तरंग की विशेषता नहीं है? शैल, किनारा, समुद्री गुफा। समुद्री तरंग की बात कर रहा है। शैल तो चट्टान को बोलते हैं।
किनारा या समुद्र गुफा सेल। हिमनद की नीचेपन विशेषता है। हिमनद की बात कर रहा है, जब ये तो आएगा नहीं, यही होगा हिमवॉड। पुलिन तो समुद्र में पड़ते हैं। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी। छत्रक सेलें पाई जाती है रेगिस्तान में। चाप झील यहाँ पाई जाती है। चाप झील नदी घाटी, इनको मिलाना है ना। हिमनद, 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 जब हिमनद का होगा क्या? हिमनद। छत्रक सेल हैं, ये तो वो है हिमनद। हिमनद, हिमनद का रेगिस्तान कठोर संस्तर सेल हिमनद। समुद्र भृगु, पृथ्वी का कंपन, नदियाँ, बर्फ की नदी। चलिए ये कर दिया है ना। विसर्प, 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 नदियाँ। पुलिन, पुलिन समुद्री। पुलिन, पुलिन का, पुलिन समुद्री तट कर दें क्या? पुलिन है ना। बालू टिब्बा, ये रेगिस्तान से है। जलप्रपात, जलप्रपात कठोर संस्तर सेल। जलप्रपात, जलप्रपात, जलप्रपात। भूकंप, सही है क्या है? हिमनद, बर्फ की नदी, चल है ना। विसर्प, ये भी नदियों में बनते हैं। पुलिन समुद्री तट को बोलते हैं, है ना। बालू टिब्बा रेगिस्तान से संबंधित है। जलप्रपात कठोर संस्तर सेलों पर ही बनते हैं ये जलप्रपात। भूकंप, पृथ्वी का कंपन। समुद्र भृगु, कुछ सेल छत्रक के आकार में होते हैं, कारण बताइए। बाढ़ग्रस्त मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। समुद्री गुफा स्टेक के रूप में वितरित हो जाती है। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती है, क्यों? क्षेत्र और स्थलक, नीचे दिए गए चित्रों को देखें। यह नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, इन्हें पहचानिए एवं बताइए कि ये नदी के अपर्दन अथवा निक्षेपण अथवा दोनों का परिणाम है। ये तो जलप्रपात है ना। अपर्दन तथा निक्षेपण, निक्षेपण, जलप्रपात निक्षेपण कर सकते हैं ना, दोनों मान सकते हैं, अपर्दन और निक्षेपण। ये निक्षेपण है, ये नदी है, मैदान है, निक्षेपण। ये अपर्दन और निक्षेपण है जलप्रपात। तो नदी के लूप जैसा मोड़, जल का ठोस रूप है ना। एम का चलना, जल का ऊंचाई से गिरना, समुद्री तरंग द्वारा दुर्बल शैल में बनाई गई प्राकृतिक गुफा, नदी के तटबंध, समुद्र जल का विशाल भंडार, शुष्क प्रदेश जहाँ बालू के टिब्बे पाए जाते हैं,
बालू की छोटी पहाड़ी जो पवन के कार्य से बनती है। बाढ़ के समय नदी के नीचे प्रद्वार निर्मित समतल मैदान। जल की सतह पर पवन द्वारा जल का उठना एवं गिरना। चैनल में जल का भाव। समुद्री तट पर तीव्र उद्वाह दरअसल हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ। नदी विसर्ग द्वारा निर्मित चापकार झील। पवन द्वारा निक्षेपित महीन बालू। समुद्र तट के निकट एकल दीवार जैसी शैल आकृति। नदी के मुहाने पर नीचे पर निर्मित आकृति। ठीक है। ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं और समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमाकर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। समुद्र भृगु समुद्री पुलिन स्टैक दीवार जैसी तटीय मेहराब समुद्री गुफा स्टैक विसर्प चाप झील वाटकृत तटबंध कहते हैं। नियाग्रा जलप्रपात पी तरंग है, एस तरंग है, एल तरंग है। स्थल मंडली प्लेट। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।